क्या होगा अगर एक देश जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी था, अचानक एक झटके में पूरी तरह से रुक जाए। जरा सोचिए इस बात को। सड़कों पर गाड़ियां तो चल रही हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के पहिए एकदम जाम हो चुके हैं। ना कोई ग्रोथ, ना कोई नई जॉब्स, ना ही कोई पैसा बढ़े, बस सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाए। मानो एक बहुत बड़ा, पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ जायंट अचानक बर्फ की तरह जम गया हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक असलियत है। एक ऐसा दौर जहां 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक कोई तरक्की नहीं हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और सबसे पावरफुल सरकारें भी इसे रोक नहीं पाईं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो उस जमे हुए पहिए को 1 इंच भी हिला तक नहीं सके। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1980 के दशक की, यानी जापान का वो गोल्डन एरा जब उसका कोई मुकाबला नहीं था। उस समय के 3 सबसे बड़े नाम जरा याद कीजिए: सोनी, टोयोटा और पैनासोनिक। ये सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, ये लिटरली अनस्टॉपेबल जायंट्स थे जो पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। आप अमेरिका चले जाएं या इंडिया, हर घर और हर ऑफिस में आपको जापान की शानदार टेक्नोलॉजी मिल ही जाती थी। और इस बेतहाशा कामयाबी ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जापान की ये ग्रोथ कभी रुकने ही नहीं वाली। सबको लगता था कि ये इकॉनमी बस रॉकेट की तरह ऊपर ही जाती रहेगी। और वो ग्रोथ कितनी क्रेजी हो चुकी थी, इसका अंदाजा आपको इस एक फैक्ट से लग जाएगा। उस समय जापान का रियल एस्टेट इतना ज्यादा महंगा हो चुका था कि सिर्फ टोक्यो शहर, जी हां, सिर्फ एक शहर टोक्यो की जमीन की कीमत पूरे अमेरिका की जमीन की वैल्यू के बराबर हो गई थी। मतलब पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स एक पल्ले में और सिर्फ टोक्यो शहर दूसरे पल्ले में। सुनकर दिमाग घूम गया ना? लेकिन दोस्तों, ठीक इसी पॉइंट पर इस पूरी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी और भयानक गलती छुपी हुई थी। क्योंकि अजय होने का, अनस्टॉपेबल होने का जो इल्यूजन था ना, वो असल में एक बहुत बड़े लालच की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। यही से शुरुआत हुई एक भयानक क्रैश की। तो आखिर ये बबल बना कैसे? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे। सबसे पहले बैंक्स ने बहुत ही सस्ते रेट पर लोन देना शुरू कर दिया। पैसा मार्केट में एकदम फ्री जैसा हो गया था। दूसरा स्टेप, लोगों ने धड़ाधड़ ये सस्ते लोन उठाए और उन्हें तुरंत प्रॉपर्टी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और तीसरा नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ी, प्राइसेस आर्टिफिशियली आसमान छूने लगे। लोग बिना कोई असली वैल्यू क्रिएट किए रातों रात करोड़पति बन रहे थे, और इसी चीज ने पूरे देश में लालच को और भड़का दिया। लेकिन इकोनॉमी के कुछ सख्त नियम होते हैं। इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि बबल हमेशा फूटता है। कोई भी चीज जो आर्टिफिशियली फुलाई गई हो, जो बिना किसी सॉलिड बुनियाद के हवा में उड़ रही हो, वो हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। और जब वो फूटती है तो तबाही बहुत डरावनी होती है। और फिर आया साल सन 1990। ये वो साल था जब जापान की इकोनॉमी का वो खूबसूरत सपना पलक झपकते ही एक भयानक बुरे सपने में बदल गया। रातों रात स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ गिरा और रियल एस्टेट का वो विशाल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जो जमीन कल तक करोड़ों की थी, आज उसे कोई कौड़ियों के भाव भी खरीदने को तैयार नहीं था। सब कुछ खत्म। इस तबाही का स्केल क्या था, वो आप ऐसे समझिए कि क्रैश से पहले की जो विशाल वेल्थ थी और क्रैश के बाद जो बचा, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। ट्रिलियंस की संपत्ति बस कुछ ही महीनों के अंदर पूरी तरह से हवा हो गई। बैंक्स के पास अब सिर्फ और सिर्फ बैड लोन्स बचे थे, यानी वो पैसा जो कभी वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया था वो सब पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। यहीं से पर्दा उठता है उस खौफनाक दौर का, जिसे इतिहास में द लॉस्ट डिकेड या 10 साल की तबाही कहा जाता है। इस लॉस्ट डिकेड का असली चेहरा बहुत ही डरावना था। पहला, इकोनॉमी की ग्रोथ लगभग 0 पर आ चुकी थी। दूसरा, इन्फ्लेशन की जगह इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया, यानी चीज़ों के दाम बढ़ने की बजाय गिरने लगे। और बिलीव मी, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तीसरा, जॉब्स पूरी तरह स्टैग्नेंट हो गई। ना सैलरी बढ़ रही थी, ना युवाओं को नई नौकरियां मिल रही थीं। और चौथा, किसी भी बिजनेस ने एक्सपैंड करना बंद कर दिया। कंपनियां डर गईं, लोगों ने खर्च करना पूरी तरह से रोक दिया और पूरी इकोनॉमी एक गहरी बर्फीली नींद में चली गई। अब आप सोचेंगे कि क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को इस कोमा से बाहर निकालने के लिए हर एक स्टैंडर्ड टूल आजमाया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स एकदम कम कर दिए, यहां तक कि उसे 0 के करीब ले गए ताकि लोग लोन लें।
उन्होंने खूब सारा नया पैसा छापा ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए, और उन्होंने भारी भरकम स्टिमुलस पैकेज दिए, यानी सरकार ने खुद करोड़ों रुपए इकोनॉमी में पंप किए। लेकिन नतीजा, इन सब कोशिशों का रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ, सब कुछ फेल हो गया। और यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, सरकार ने अपनी तरफ से सब कुछ किया, सारे इकोनॉमिक टूल्स लगा दिए, फिर भी ये सारी कोशिशें फेल क्यों हो गईं? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। चलिए अब इसके पीछे का असली कारण समझते हैं। ये इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। असल में ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, बल्कि ये था कोलैप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोलैप्स का सीधा सा मतलब है जब लोगों के मन में अपने फ्यूचर को लेकर एक गहरा और इंटेंस डर बैठ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि कल उनकी नौकरी जा सकती है, कल उनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, और इस डर की वजह से वो पैसा खर्च करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वो पैसा छुपा कर रखने लगते हैं, और जब पैसा मार्केट में घूमना बंद कर देता है, जब उसका सर्कुलेशन ही रुक जाता है, तो कोई भी इकोनॉमी जिंदा नहीं रह सकती, वो मर जाती है। जापान में एग्जैक्टली यही हुआ था। लोगों का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। तो क्या ये कहानी सिर्फ 1980 और 90 के दशक तक सीमित है, या आज के लिए भी इसमें कोई बहुत बड़ी वार्निंग छुपी है? क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? अगर हम आज के इन मॉडर्न रेड फ्लैग्स को देखें तो सच में चिंता होती है। आज दुनिया भर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहला, ग्लोबल डेट यानी पूरी दुनिया पर कर्जा हिस्टोरिकल हाई पर है। दूसरा, मैसिव एसिड बबल्स फिर से बन रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट। और तीसरा, एंडलेस मनी प्रिंटिंग। दुनिया भर की सरकारें बिना रुके पैसा छाप रही हैं। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वही वार्निंग साइंस हैं, वही खतरे की घंटियां हैं जो जापान में तबाही से ठीक पहले देखी गई थीं, और आज यही चीजें हमें अपने आसपास दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स और डेटा पर नहीं चलती, वो भरोसे पर चलती है। जब तक लोगों को भरोसा है, तब तक सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब ये ट्रस्ट एक बार टूट जाता है ना, तो रिकवरी होने में कुछ साल नहीं, बल्कि कई दशक लग जाते हैं। जापान की कहानी कोई गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि वो हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी और खौफनाक वार्निंग है। तो क्या आज हम इस खतरे को देख पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, जापान के इस जमे हुए जायंट की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम समझना चाहते हैं कि दुनिया और इकोनॉमी सच में कैसे काम करती है, तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर।